नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लोकतंत्र। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। आज हम करेंगे दिल्ली दंगे की बात, उसकी साजिश की बात। हम बात करेंगे दिल्ली को दहलाने की साजिश रचने में विदेशी हाथ की बात। हम बात करेंगे ग्रेटा थर्नबर्ग के उस ट्वीट की जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने विदेशी साजिश होने की बात की जांच शुरू कर दी है। आंदोलन की आड़ में भारत के खिलाफ विदेशी प्रोपेगेंडा चलाने वालों को दिल्ली पुलिस जल्द ही बेनकाब करने वाली है। टूल किट वाली डॉक्यूमेंट फाइल की पहचान के लिए दिल्ली पुलिस गूगल की मदद भी लेने वाली है। ये वही टूल किट है जिसे स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थर्नबर्ग ने ट्विटर पर शेयर किया था। ग्रेटा थर्नबर्ग के ट्वीट की जांच में पता चला है कि 26 जनवरी में दिल्ली हिंसा पहले से ही प्लान थी। यहां तक कि किस तारीख को क्या होना था, इसे कैसे अंजाम तक पहुंचाना था, सारी डिटेल इस टूल किट में है। कैसे भड़काऊ पोस्ट से लोगों के दिल में नफरत फैलाने की साजिश रची गई, यह भी इस टूल किट का हिस्सा है। लोगों में विद्रोह पैदा करने वाले दस्तावेजों की जांच हो रही है। अब सवाल है कि 26 जनवरी को लाल किले में जो कुछ भी हुआ वो साजिश का हिस्सा है क्या? क्या विदेशी ताकतों ने भारत में हिंसा फैलाने में अहम भूमिका निभाई है? क्या जानबूझकर 26 जनवरी को वो सब किया गया जो तय नहीं था? क्या लाल किले को लहूलुहान करने की साजिश विदेशों से रची गई थी? क्या भारत को बदनाम करने के लिए किसान आंदोलन का सहारा लिया गया? दिल्ली पुलिस ने उन चेहरों से नकाब उतारा है जिन्होंने भारत की धरती को अपनों के खून से लाल करने की साजिश रची थी। क्या पुलिस उनके गिरेबान तक पहुंची जिसने विदेशी ताकतों का दंगा फैलाने में साथ दिया? क्या धर्म की आग में ताव देकर दिल्ली में दंगा फैलाने वाले मास्टरमाइंड तक पुलिस पहुंचेगी? इन सभी सवालों का आज हम जवाब ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली पुलिस गूगल की मदद से उस आईपी एड्रेस या स्थान की जानकारी की तलाश में है जहां से टूलकिट वाली डॉक्यूमेंट फाइल बनाई गई थी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड की गई थी। ये टूलकिट के ऑथर्स की पहचान करने के लिए किया जा रहा है जिन्होंने गूगल डॉक्यूमेंट फाइल शेयर की थी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के मामले में चल रही जांच को लेकर दिल्ली पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धाराओं 124 से 153A, 153, 120B के तहत केस दर्ज किया है। एफआईआर में अभी किसी को नामजद नहीं किया गया है। ये केवल टूलकिट के क्रिएटर्स के खिलाफ दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस की साइबर टीम इस मामले की जाँच कर रही है। इस डॉक्यूमेंट में एक एक्शन प्लान डिलिनेट किया गया है, जिस एक्शन प्लान में ये बताया गया है कि 26 जनवरी के बाद 26 जनवरी और उसके आसपास डिजिटल स्ट्राइक करना है, एक ट्वीट स्टॉर्म करना है 23 जनवरी के ऑनवर्ड्स, एक फिजिकल एक्शन करना है 26 जनवरी को, और फार्मर्स प्रोटेस्ट और जो मार्च 26 जनवरी को होना था उसको या तो ज्वाइन करना है या इसको वॉच करना है, कैसे ये दिल्ली में प्रवेश करता है और फिर वापस ये बॉर्डर पे जाता है। इसके लिए लोगों को बताया गया था इस टूलकिट के माध्यम से। दिल्ली पुलिस का दावा है कि अब डिलीट कर दी गई शुरुआती टूलकिट में जनवरी और फरवरी के महीने में दिल्ली के भीतर अराजकता फैलाने की विस्तृत योजना थी। शुरुआती जांच में पता चला है कि ये टूलकिट एक प्रो खालिस्तानी संस्था ने बनाई थी। इस टूलकिट का मकसद भारत सरकार के खिलाफ सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जंग छेड़ना था। पुलिस ने राजद्रोह, आपराधिक साजिश रचने, समूहों के बीच नफरत को बढ़ावा देने की धाराओं में एफआईआर दर्ज किया है। हालांकि इसमें न तो ग्रेटा थर्नबर्ग न ही किसी अन्य को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने कहा है कि जांच में पता चलेगा कि आरोपी कौन है। पुलिस का दावा है कि उनका शक इस वजह से गहराया कि दस्तावेज के महत्वपूर्ण हिस्सों को मिटा दिया गया या फिर एडिट कर दिया गया। दरअसल दिल्ली पुलिस को जिन चीजों पर आपत्ति है इनमें अर्जेंट एक्शन और प्रायर एक्शन में बाटा एक्शन प्लान है। 26 जनवरी या उससे पहले हैशटैग के जरिए डिजिटल स्ट्राइक की योजना, 23 जनवरी से ट्वीट स्टॉर्म, 26 जनवरी से फिजिकल एक्शन, दिल्ली में किसान आंदोलन से जुड़ने का आह्वान, दूतावासों पर एक्शन का आह्वान। जो टूल किट का मामला है वो बहुत गंभीर है और साफ होता है कि कुछ ताकतें, विदेशी ताकतें भारत को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। सरकार के सूत्रों की माने तो इसके जरिए भारत की छवि को नुकसान पहुंचाना इनका मकसद था। पॉप सिंगर रिहाना और ग्रेटा थर्नबर्ग ने मुहिम के जरिए बिना किसी जांच के किसान आंदोलन को लेकर भारत के खिलाफ ट्वीट किया।
जाहिर है देश और विदेश के इन हस्तियों के बयानों और ट्वीट्स को पहले से स्क्रिप्टेड अभियान की रोशनी में देखना जरूरी हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो आज इसी विदेशी टूल किट को समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि असल में इसके जरिए किस तरह की मंशा जाहिर की गई थी, और ये भी जानने का प्रयास है कि आखिर भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने की ये किस तरह की कोशिश थी। किसानों के कंधे पर आखिर बंदूक चलाने की कोशिश विदेश से क्यों की जा रही थी। लगातार यही समझने का प्रयास है। इस विदेशी साजिश को समझेंगे कि देश में दंगा और विदेशी साजिश कैसे बढ़ाई गई। विदेश में प्लान और देश में घमासान मच गया। आंदोलन की आड़ में किसने दंगे की साजिश रची? भारत को बदनाम करने की विदेशी साजिश आखिर क्यों रची गई? ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट ने कई पोल खोली हैं। क्या दिल्ली हिंसा पहले से फिक्स थी? तो समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं प्रदीप शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। हर्ष शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। और साथ ही साथ तहसीन पूनावाला, कांग्रेस समर्थक, मेरे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तहसीन भाई, आप ही के पास आना चाहूंगा। आखिर किस तरीके से कांग्रेस इसको देखती है? इस टूल किट को लेकर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? नहीं, मुझे लगता है कि किसी भी सेंसिबल व्यक्ति को या पॉलिटिकल पार्टी को इन चीजों से डाइवर्ट करना नहीं है। अगर आप बहुत सारे फैक्ट चेकर्स को देख लें तो आप देखोगे किस तरह से टूल किट भारत के यूनियन मिनिस्टर्स को भेजा गया है और किस तरह से कॉपी पेस्ट करके वे लोग ट्वीट करते हैं बीजेपी के आईटी सेल द्वारा, और ये काफी बार एक्सपोज होता है। जिन सेलिब्रिटीज ने कॉपी पेस्ट करके ट्वीट किया जो भारत की सरकार ने भेजा, वो भी टूल किट के माध्यम से गया है। बात रिहाना या ग्रेटा या कोई और लड़की मीना हैरिस क्या कहती, वो बात क्या है? बात है कि नरेंद्र मोदी साहब इतने डरते हैं कि वो अपने दरवाजे पे अपने किसान भाई जो हमारे फेलो सिटीजन है। तहसीन, मेरा सवाल ये नहीं है, मैं कांग्रेस का स्टैंड समझ रहा हूं। विदेशी ताकतों का इसमें इन्वॉल्वमेंट टूल किट के जरिए, किस पे कांग्रेस का स्टैंड क्या है? मुझे पहले ये क्लियर कर दीजिए तहसीन भाई। मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं, मोदी जी डरते हैं नहीं डरते वो अलग मसला हो जाएगा ना, उस पर आप कहिएगा जो आपको कहना है हमेशा की तरह, लेकिन मुझे कांग्रेस का स्टैंड समझा दीजिए। देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ जो कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कहा है, मैं आपको वही बता रहा हूँ। ग्रेटा, रिहाना, मीना हैरिस क्या कहते, क्या करते, क्या नहीं, ये किसी का मामला नहीं है। उन्होंने CNN की रिपोर्ट पढ़ी, उस पर ट्वीट की, वो बात नहीं है। बात क्या है, उससे डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये स्ट्रैटेजी क्यों बनाया जा रहा है? इसलिए नरेंद्र मोदी जी स्ट्रैटेजी बनाते हैं क्योंकि सारी मीडिया किसानों के खिलाफ होने के बावजूद कोई प्रवक्ता किसानों के पास नहीं है। सारे लोग मोदी जी के गुण गा रहे हैं, इसके बावजूद जो महापंचायत में भीड़ आ रही है, इंटरनेट इलीगली बैन करने के बाद जो किसानों को समर्थन मिल रहा है, जो देश देख रहा है कि किसान के साथ किस तरह से जुल्म हो रहा है, 100 से अधिक किसान शहीद हो गए। नरेंद्र मोदी साहब के पास तहसीन आपको रोक रहा हूं क्योंकि आप ट्रैक से हट जाते हैं। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि भारत की लोकतांत्रिक छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है कि नहीं है, ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है कि नहीं है, भारत के लिए कितना नुकसानदेह है ये सब कुछ, मुझे ये बताइए ना सर। भारत के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। डेटा दूंगा, भारत लोकतंत्र के आंकड़ों पे, फ्रीडम ऑफ मीडिया के आंकड़ों पे गिर चुका है। भारत के लोकतंत्र को नुकसान पहुंच रहे श्री नरेंद्र मोदी जी, जो उनके दरवाजे पे 100 से अधिक किसान शहीद हो गए, और वो किसान जो शहीद हो गया उसके परिवार पे केस किया जाता है क्योंकि तिरंगे में उस किसान को लपेटा गया। भारत के लोकतंत्र को चोट पहुंचा रहे नरेंद्र मोदी जी, जो हिरेन जोशी नामक व्यक्ति पीएमओ से रोज मैसेज जाता है कि किस टॉपिक पे डिबेट होना है, डिबेट इस टॉपिक पे नहीं हो रहा है कि किसान के साथ किस तरह से नाइंसाफी हो। ग्रेटा को कभी मुद्दा बना देते, कभी रिहाना को मुद्दा बना देते, कभी मीना हैरिस को मुद्दा बना देते, कभी स्टूडेंट को कहते ये देशद्रोही है, कभी मुसलमान देशद्रोही है, कभी किसान खालिस्तानी है। अरे सबसे बड़े देशद्रोही अगर इस मुल्क में कोई है तो इस वक्त वो भारत की सरकार है। जो तहसीन, क्या इसमें खालिस्तानी कनेक्शन आपको नहीं दिखता है? हाँ, क्या खालिस्तानी कनेक्शन इस तरह की टूल किट के जरिए आपको नहीं दिखता है? जब ठीक है, चलो आपकी बात आज मैं मान लेता हूँ, खालिस्तानी कनेक्शन। नहीं, मेरी मत मानिए सर, मुझे अपनी बात समझा दीजिए बस। मैं आपको हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात मान ले रहा हूँ, हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ। जो व्यक्ति टीवी पे पकड़ा गया रेड फोर्ट यानी लाल किले पे दंगे करते हुए, दीप सिद्धू नामक व्यक्ति, जिसकी तस्वीर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ सब जगह पर है,
उसका व्हाट्सएप चैट क्यों बाहर में आता है? इसका व्हाट्सएप चैट इसलिए बाहर में आता है कि तो सीधा सीधा जाता है अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी तक। मैं इसका आपको प्रूफ देता हूं। जो किसानों का 26 जनवरी को जो काफिला निकला, सभी किसानों ने, सभी ग्रुप ने अपने काफिले को, अपने रूट को फॉलो किया। जिस ग्रुप के खिलाफ उन्होंने कंप्लेन की 25 की रात को, उसी ग्रुप ने रूट तोड़ा। पुलिस ने उनको नहीं रोका, वो लाल किले गए। वीडियो पे वो कहते कि हम भारत का तिरंगा निकालेंगे, दूसरा झंडा चढ़ाएंगे। तहसीन, क्या आपकी सारी दलीलें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो कॉन्स्पिरेसी भारत को लेकर रची जा रही है उसको जस्टिफाई करती हैं? ईमानदारी से बताइए। मैं उल्टा कहता हूं, क्या नरेंद्र मोदी साहब इतने इनकेपेबल है और अमित शाह जी नहीं, पॉलिटिक्स से आगे भी सोचना होगा ना सर, पॉलिटिक्स से आगे सोचना होगा ना सर। देश की बात क्यों नहीं करते हैं आप देश की बात करिए ना तहसीन। अरे भाई, दलील तो सुनिए, आप बीच में बोलोगे क्या? नरेंद्र मोदी साहब नहीं, हमें अमित शाह को नहीं बचाना है, नहीं डरना है अमित शाह, कुछ नहीं कर पाएंगे वो कुछ नहीं करेंगे, नहीं डरना है अमित शाह। सुनिए ये बात, क्या नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब इतने इनकेपेबल है कि बार बार जो लोग देश को नुकसान पहुंचाते, चाहे वो नीरव मोदी हो या किसी हो, वो आकर नरेंद्र मोदी के साथ चाय पे चर्चा करते, मन की बात करते, उनके साथ बैठते, अमित शाह के साथ बैठते और इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी कुछ कर नहीं पाती। आप मुझे बताइए, मैं आपको चैलेंज देता हूं, मैं आज पिछले 8 दिन से हर टीवी चैनल पे कहता हूं, आपको कहता हूं कल 12 से आप मुझे बुला लेना। दीप सिद्धू के कॉल रिकॉर्ड को पब्लिक डोमेन में डालिए। उस लड़की के कॉल रिकॉर्ड तो डाला था ना अपने व्हाट्सएप चैट में, दीप सिद्धू के लिए। दीप सिद्धू इस कॉन्स्पिरेसी में बीजेपी के इशारों पे काम कर रहा था ताकि किसानों को खालिस्तानी कहा जाए। ग्रेटा, रियाना, मीना हैरिस क्या कहती है, कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि भारत के प्रधानमंत्री इससे डाइवर्ट करना चाहते हैं कि किसान इस वक्त तरस रहा है। ठीक है, आप मेरे साथ रहिए। कुछ और मेहमान भी जुड़े, राकेश सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, साथ ही साथ मेरे साथ यशोवर्धन आजाद जी जुड़ रहे हैं, पूर्व आईपीएस ऑफिसर। आपका भी स्वागत है। राकेश जी, आप ही के पास आना चाहूंगा। देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, देश की छवि खराब करने की कोशिश, क्या टूल किट से यही समझ में आता है? देखिए, शुरू में ही जब कनाडा के नेताओं ने इसका सपोर्ट करना किसान आंदोलन का शुरू किया था, तो आपको याद होगा कि जितनी बैठकें पहले होती थी WTO की, उसमें सबसे ज्यादा प्रबल विरोध इस सब्सिडी का, किसानों की सब्सिडी के कौन लोग थे? वही लोग, वही कनाडा कर रहा था ना, आज भी कर रहा है कि भारत किसानों को सब्सिडी और छूट देना बंद करे। MSP का विरोध उस कनाडा ने किया था, तो वहीं से सारा कुछ संचालन हो रहा है। और ये सारे के सारे जो लोग एक ही दिन में 4-4 अंतर्राष्ट्रीय पॉप सिंगर, पोर्न स्टार, ये सारे के सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं एक दिन में। अरे कोई कृषि विशेषज्ञ होता, कोई अर्थशास्त्री होता तो एक बात समझ में आती है, लेकिन इन लोगों का ट्वीट करना तो लगता है कि कहीं ना कहीं से संचालित हो रहा है। और तो फिर जब इन लोगों की किसी तरह की वक़्त नहीं है, हैसियत नहीं है, तो फिर इनके ट्वीट से क्या फर्क पड़ता है? लेट इट बी सर, छोड़ दीजिए ना इनको। हाँ, इन्होंने ट्वीट किया, छोड़ दीजिए, फिर घबरा क्यों जाते हैं आप? नहीं, इनको छोड़ना ही चाहिए, लेकिन इनके समर्थन में अगर सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कैसे छोड़ दिया जाएगा? अगर राहुल गांधी की पार्टी के सबसे मजबूत हर समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके बगल में बैठने वाला व्यक्ति इनके साथ खड़ा हो जाता है, तो कैसे छोड़ दिया जाना? लेकिन राहुल गांधी ने तो कहा ना, ये तो आंतरिक मामला है देश का। सुरजेवाला को बताना राहुल गांधी ने तो कहा ना, अब कांग्रेस में कई तरह के ओपिनियन है, तो अलग बात है। सुरजेवाला कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, प्रमुख प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। राहुल गांधी से ऊपर मानते हैं आप उनको? नहीं, हम कह रहे हैं तो उनको समझाना चाहिए ना, उनका कंडेम करना चाहिए, कहना चाहिए। ऐसे लोग जब सवाल उठाएंगे ना, तो सवाल उठेंगे। ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दिया जाना चाहिए, उनको छोड़ दिया जाना चाहिए, पॉर्न स्टार को और पॉप सिंगर को। तो क्या एक ट्वीट के जरिए हम इतना घबरा जाएं कि हमारे देश का लोकतंत्र बिखर जाएगा? इतना कमजोर है सर क्या हम? हमारे देश का लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं है, लेकिन सवाल जब कोई उठता है तो एक बताइए, चिंगारी कोई लगाने वाला होगा? हर कोई कनाडा का राष्ट्रपति आके यहाँ किसान आंदोलन का, हमारी आंतरिक समस्या है ना, सरकार और किसान बातचीत कर रहे हैं, निकाल लेंगे समाधान। ये तो आप फिर भी पता नहीं कर पाए ना, वो तो धनबाद के ट्वीट के जरिए पता चला कि टूल किट के जरिए सब कुछ प्लान था, इसमें आपने तो कुछ पता ही नहीं लगाया। ये आप कह नहीं सकते पता नहीं किया है। पहले दिन आपको क्या पता था? 26 तारीख में बवाल हो गया, 26 तारीख में बवाल हो गया, आप क्या कर पाए? 308 ट्विटर हैंडल अगर दिल्ली पुलिस ने निकाल के दिए हैं तो बिना पता किए हुए दे दिए। NIA ने अगर 64 लोगों को नोटिस दिया तो बिना पता किए हुए दे दिए। लेकिन उनके समर्थन में कौन लोग आते थे? सुरजेवाला, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, ये सारे लोग समर्थन में आ जाते थे ना। और कांग्रेस को तो आप देश में प्रासंगिक ही नहीं मानते, बोलते हैं कोई हैसियत ही नहीं है कांग्रेस की। अब तो कांग्रेस मुक्त हो गया देश, फिर क्यों घबरा रहे हैं कांग्रेस से भी? मैं कह रहा हूं कि यही कारण है कि जो जिस रास्ते पे लोग जा रहे हैं और भी अप्रासंगिक हो जाएंगे।
इनका वजूद खत्म होने, इसीलिए ये इधर आज राज्यसभा में सीधे सीधे कृषि मंत्री कहते हैं कि कौन सा काला कानून है, किस प्रावधान पर आप बात करना चाहते हैं, खुले चर्चा हो। अगर वही कानून अगर पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आप 4 साल 6 साल से लेके आ रहे हैं, एक भी कानून नहीं है। एमएसपी पे गारंटी की बात और करते राकेश हैं, जी, आप कानून किसानों बन को चुका। नहीं समझा पा रहे हैं ना, ये भी एक बात है, आप किसानों को नहीं समझा पा रहे, पूरी तरह से आप पूरा कितनी देश के वकालत करिए, किसानों नहीं को समझा पा रहे, 90% चक्का जाम किसानों को होने जा रहा है। समझा चुके हैं, एक राज्य का मसला है सेवा। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ हर्ष जी भी है, वरिष्ठ अधिवक्ता है। हर्ष जी, असल में दिल्ली पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करती है और मुकदमा दर्ज कर लेती है, लेकिन किसी के खिलाफ अभी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इस स्थिति को, इस स्पेसिफिक स्थिति को आप कैसे देखते हैं? हम कहां पे हैं सर? कानून के हिसाब से इसमें कोई अचरज वाली बात नहीं है। हम इस तरह के एफआईआर को जीरो एफआईआर कहते हैं। अच्छा, और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, शायद आपकी बहुत सारे दर्शकों की मेमोरीज रिकलेक्ट हो जाएं। आसाराम बापू के केस के अंदर भी दिल्ली पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज करी थी। अच्छा, मुझे केस का फेट बताने की जरूरत नहीं है कि आजकल उस केस का फेट क्या हुआ। जीरो एफआईआर उन कंडीशन पे दर्ज की जाती है जब जुरिडिक्शन का कोई इशू आता है, सस्पेक्ट की आइडेंटिटी क्लैरिटी नहीं होती, और ऑफेंस किस तरह से करा गया, ऑफेंस कैसे हुआ ये मुझे मालूम है, किस तरह से करा गया वो भी क्लैरिटी नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताना चाहूंगा। जब हम डिजिटल वर्ल्ड में जाते हैं और वर्चुअल वर्ल्ड में हम एंटर करने की कोशिश करते हैं, तो जो ऑथर होता है किसी भी पर्टिकुलर ट्वीट का या टूल किट का या किसी भी ऐसे सॉफ्ट एप्लीकेशन का, जी, जो एप्लीकेशन आप वर्चुअल वर्ल्ड में जाके एक्सेस कर सकते हैं, उसका अपेरेंटली ऑथर आपको नहीं पता लग सकता। ये भी नहीं पता लग सकता है कि वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन या पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड किस पर्टिकुलर जगह से अपलोड किए गए। मैं यहां नोएडा में बैठ के अमेरिका के किसी एक्स पे जाकर अपलोड कर सकता हूं, सिमिलरली वैसा वर्सा हो सकता है। तो जीरो एफआईआर का पर्पस सिर्फ इतना है कि हमने एक एफआईआर दर्ज कर ली, हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू है, कल को कोई और इंसान पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी अगर कोई और एफआईआर इसी पॉइंट पर दर्ज करना चाहे, तो चूंकि प्रायर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर एफआईआर एक ही होनी चाहिए, हमें इन्वेस्टिगेशन में मदद मिलेगी। हम वो एलिगेशंस या वो एट्रीब्यूटेड फैक्ट्स हम इस एफआईआर के अंदर भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। जीरो एफआईआर दर्ज करने का बेसिक पर्पस ये है। प्रदीप सर, अब आगे इसमें कुछ चलिए, ऐड करेंगे आप? अब आगे चलिए, एक मैं आपको और क्लियर अच्छा, अब आगे चलिए जल्दी से। हमें ये कहना कि हमारे यहाँ इनकैपेसिटी है सोर्स ढूंढने की और टाइम लग रहा है, ये मेरे लिए थोड़ा सा मेरे लिए पैलेटेबल नहीं है। क्योंकि मीटा डेटा को डील करना, हमारे पास डेटा माइनिंग एक पूरी सेल है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, कॉर्पोरेट अफेयर में भी है। हमारे पास 6 सीएफएसएल स्पेसिफिक लैब हैं जो आईटी को डील करती हैं। हैदराबाद उनमें से एक है, दिल्ली की मधुबन की एक एफएसएल लैब एक है, और ये सारी लैब्स हैं। बहुत सारे हमारे इंडियन में बेस्ट हैकर्स हैं जो इस मेटा डेटा को ब्रेकअप करके डिटेलिंग कर सकते हैं। टाइम क्यों लग रहा है, और हम इस टाइम के कारण हम कहीं शायद राइट हैंड या लेफ्ट हैंड में जा रहे हैं, हम इसमें पॉलिटिक्स और घुसाते जा रहे हैं। एक सिंपल सा जुर्म है, जिसने करा है आप उसकी सिंपल तफ्तीश कीजिए, टूल्स जो अवेलेबल हैं आपके पास फोरेंसिक, उससे आइडेंटिफाई सोर्स को कीजिए और उसको पनिश कीजिए। अगर उसने कुछ भी ऐसा करा जो 153 ए के कंटेक्स्ट में आता है, यू आर फ्री टू इन्वेस्टिगेट। बट इसके अंदर हम कहें कि मैं देश के साथ नहीं हूं या ए बी पार्टी देश के साथ नहीं है या बी, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि तह तक जाना इतना मुश्किल नहीं है जितना कि दिखाया जा रहा है। प्रदीप सर, आप कुछ कह रहे थे? मैं इसमें घनश्याम जी एक बात कहना चाहूँगा कि ये इस तरह के जो एक्ट्स हैं, जिसमें कि विदेश में बैठा एक आदमी किसी भी अपने किसी भी बयान के कारण से किसी को, देश को या किसी इंडिविजुअल को अगर हानि पहुंचाए, मेरे को इसमें एक चीज और भी नजर आती है कि उनका भी एक मोटो हो सकता है इसके अंदर कि वो ग्रेटा थंबर्ग इंडिया के किसी इंटरनल मैटर में इतनी ज्यादा क्यों इन्वॉल्व होना चाह रही है। मुझे लगता है कि क्योंकि उनका पास्ट ये रहा है कि वो हमेशा कोई ना कोई इस तरह के इश्यूज उठाती हैं और वो सोचती है कि मैं भी कहीं नोबेल प्राइज की साइड चली जाऊं। ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह के जो साइबर क्राइम्स होते हैं, इसको साइबर डेफेमेशन बोलते हैं हमारी लीगल लैंग्वेज के अंदर। इसमें डेफेमेशन जैसे 499 आईपीसी के अंदर कवर होता है, अगर आईटी से रिलेटेड कोई हो तो वो 79 आईटी एक्ट के अंदर कवर होता है जी। लेकिन सर्टेन गाइडलाइंस हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉलो की हुई है, जो ट्विटर को जैसे टूल किट अभी यहाँ पर था, तो ट्विटर किट को जो हैंडल करेगा यहाँ पर, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिनको फॉलो करना होता है। और गाइडलाइंस को उनको ये भी देखना होता है कि आप कोई इस तरह की एक्टिविटी
कोई भी टूल किट बाध्य है उन बातों से कि वो इस तरह की कोई एक्टिविटी ना दे कि किसी भी कंट्री के इंटरनल मैटर्स के अंदर आप दखल अंदाजी कर सके। अच्छा। क्योंकि हर लोग ये जानते हैं कि आप भारत में हैं नहीं, आपके खिलाफ FIR कुछ हो नहीं सकती, लेकिन ये माध्यम ऐसा बन जाता है, इस माध्यम की वजह से आप उस सारे सिस्टम को एक डिस्टर्ब करने की कर पाए ना कर पाए एक अलग विषय है, लेकिन आप कोशिश तो करते हैं। तो इसमें साइबर डेफेमेशन 79 IT एक्ट के अंदर बहुत अच्छा वो है। दिल्ली हाईकोर्ट में एक बहुत चर्चित जजमेंट भी थी ये स्वामी रामदेव वर्सेस फेसबुक करके, तो उसमें भी हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था उसका। ठीक है, ठीक है। तहसीन भाई, बीजेपी अगर कुछ बोलती आप मुस्कुराते या ठहाके लगाते मैं समझ पाता, लेकिन सीनियर एडवोकेट अगर कुछ समझा रहे हैं टेक्निकलिटीज को लेके, अगर आप ठहाके लगाते हैं तो इसका सबब आप मुझे समझाएंगे प्लीज। सबसे पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि जो बीजेपी के मेरे मित्र थे आपके शो पे, वो बता रहे थे कि मियां खलीफा पॉर्न स्टार, तो बीजेपी को तो पॉर्न के बारे में बहुत पता है, क्योंकि कर्नाटका के आप मुझे पहले अपने हंसने की वजह बताइए सर, आप मुझे पहले अपने हंसने की वजह बताइए। अगर सीनियर एडवोकेट इसकी पेचीदगियां समझा रहे हैं तो आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं सर? कांग्रेस इसीलिए तो सर, इसीलिए हल्की हो जाती है कांग्रेस। हाउस में जाते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, फिर आंख मार देते हैं सर, वही सब कुछ रिपीट करते हैं सर हर लेवल पे। ठीक है, मैं सेकंड पॉइंट उस पे आ रहा था, प्लीज मैं अपनी बात खत्म कर दूं। आई डोंट लाइक इंटरप्शन, मैं अपनी बात खत्म कर दूं। तो जो बीजेपी के मेरे मित्र शो पे आप पहले मेरी बात का जवाब दीजिए, आप ठहाके क्यों लगा रहे हैं जब सीनियर एडवोकेट दलील दे रहे हैं? मुझे ये बता दीजिए सर पहले। मैं पहले उस बात का जवाब दूंगा, फिर इस बात का दूंगा जवाब, दोनों बात को दूंगा। पहले बीजेपी ने जो आरोप लगाया उसका जवाब दो, फिर इसका जवाब, दोनों बात। तो बीजेपी के मेरे मित्र ने जिन्होंने कहा कि पॉर्न स्टार पॉर्न, बीजेपी के मेरे मित्रों को पॉर्न से बहुत लगा रहे शायद, क्योंकि जो कर्नाटक ये मेरी डिबेट का विषय नहीं है तहसीन, मैं अलाउ नहीं कर पाऊंगा इसके आगे समय देना आपको इस पे। नहीं, मैं इसमें समय नहीं दे पाऊंगा आपको। आप मुझे मत समझाइए सर कि किसने संसद में क्या देखा, कौन देखा, क्या देखा, ये मत बताइए सर मुझे। हाँ, तो फिर आपके दर्शकों को जानने दीजिए कि जो व्यक्ति कर्नाटका के असेंबली में पॉर्न देख रहा था उसको बीजेपी ने सर। तहसीन, ये डिरेल करने की टैक्टिक्स है क्या? नहीं, मैं डिरेल नहीं कर रहा, आप मुझे रोक रहे, मैं खाली बता रहा था जनता को। हो गई वो बात, में समझ गया। अब अपने हंसने की बात बताइए, आप क्यों हंसे? आप मुझे ये बताइए आप क्यों हंसे तहसीन? ठीक है, अब के जनता जान गई कि बीजेपी के एमएलए पॉर्न विक्टिम को डेप्यूटी सीएम बनाते, आगे की बात। तो मेरे काबिल दोस्त वकील कह रहे थे डेफोमेशन का केस कौन करेगा? डेफोमेशन भारत की सरकार करेगी क्या? भारत की सरकार डेफोमेशन कर सकती है इसी व्यक्ति पर, पे? I mean 499 डेफोमेशन कौन? मतलब आपको खाली एक कानून को बोलना है, फिर टीवी पर आकर कुछ बोलना है। अंदर हाउ कैन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइल डेफोमेशन केस? इसका कोई लॉजिकल तर्क होता है? और उसका आप कंपैरिजन करते स्वामी रामदेव के साथ, जो एक इंडिविजुअल है उसने भारत की सरकार पे कमेंट किए, आप स्वामी रामदेव या किसी इंडिविजुअल पे कमेंट करके डेफोमेशन। स्वामी रामदेव का जिक्र किसने किया? स्वामी रामदेव का जिक्र किसने किया तहसीन? आप डिबेट में रहते हुए भी डिबेट में नहीं है। स्वामी रामदेव का किसने जिक्र किया यहाँ पे? उन्होंने किया ना, किसी ने नहीं किया। उन्होंने आसाराम का जिक्र किया, उन्होंने आसाराम का जिक्र किया। यही संजीदगी नहीं है सर, यही संजीदगी नहीं है कांग्रेस में। असल में जिस विषय में आते उस विषय में नहीं रहते सर। सर ऑनेस्टली थोड़ा सा अगर हम इसको सीरियसली गंभीरता से, आप गंभीरता से नहीं ले रहे हैं ना सर। मेरी डिबेट में अगर गंभीरता से आप नहीं लेंगे तो मैं आपको अलाउ नहीं कर पाऊंगा सर और टाइम। ठीक है, आप मेरे साथ रहिए, मेरे साथ यशोवर्धन आजाद भी हैं। यशोवर्धन जी, इन सारी चीजों के इतर मुझे ये समझा दीजिए, मेरे व्यूवर्स को ये बता दीजिए, जो देश में है ही नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई कैसी होगी सर? देश के लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह से तालमेल बैठाया जाएगा? पहली बात तो ये कहना चाहूंगा, क्या इस तरह के एफआईआर लागू करना सही है या नहीं? और ये बिल्कुल गलत है। मैं नहीं समझता एफआईआर रजिस्टर भी किए जाने चाहिए जी। वैचारिक भेद जो है अलग चीज, लेकिन वैचारिक भेद मतलब ये नहीं है कि आप एफआईआर रजिस्टर करें। जी। थनबर्ग क्या कह रही है, क्या कह रही हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम। और इनके खिलाफ कोई नहीं किया जा सकता और बिल्कुल ही न करना चाहिए। नंबर 2, जहां तक सिख फॉर जस्टिस का सवाल है, उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि 26 जनवरी की जो रैली है उसमें उत्पात हो। उन्होंने ये भी कहा था कि इंडिया गेट के ऊपर एक झंडा लगाया जाए और जो भी झंडा लगाएगा खालिस्तान झंडा, उसको 2,50,000
डॉलर दिए जाएंगे। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि पुलिस कमिश्नर ने 350 ट्विटर डिसेबल किए थे 26 जनवरी के, क्योंकि वो पाकिस्तान जी के तरफ से आए थे। ये जायज की एजिटेशन अगर यहाँ 10 या 7 दिन तक चलेगा जी तो कुछ ऐसी ताकतें हैं जो कि रुचि, और जहां तक ऐसे केस करने का सवाल है, बिल्कुल सही है। सिख फॉर जस्टिस ने फंड भी की है इस बैच के लिए, और इसी से एनआईए उसके बारे में तफ्तीश, जी ये भी सही है। लेकिन बेकार के केस दर्ज कर बेकार की चीजों में अपना समय खर्च करना, ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है सर। इसलिए मैं अपेक्षा करता हूं दिल्ली पुलिस से कि इन बेकार की चीजों से समय हटाएं। ऐसी कोई चीज नहीं है इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी नाम की चीज। अगर लोग यहाँ के को सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें ऐसी गलत बात नहीं है कि लेबर स्ट्राइक अगर इंग्लैंड में या कैपिटल हिल में लोग हैं, तो हम अपने भी विचार प्रकट कर। ठीक है, तो विचार प्रकट करने की आजादी सबको है, लेकिन तरीका अलग अलग हो सकता है। ठीक है सर, आप मेरे साथ रहिए, मुझे ब्रेक के लिए रुकना है। युद्धवीर सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे ब्रेक के उस पार। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना है, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बेहद संजीदगी से हम ये अपना शो करते हैं और उम्मीद करते हैं सभी पैनलिस्ट से कि उसी संजीदगी के साथ इस बुलेटिन में, इस खास शो में वो पेश आए और एक दूसरे का कम से कम डिबेट में सम्मान किया जाए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकतंत्र, और लोकतंत्र में आज चर्चा का विषय है वो विदेशी ताकतें, वो विदेशी टूल किट जिसके जरिए भारत की लोकतंत्र को, छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, छवि को डैमेज करने की कोशिश की गई, और इसके दूसरे एस्पेक्ट्स क्या हैं यही हम समझने की कोशिश करें। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के समर्थक तहसीन पूनावाला डिबेट छोड़कर चले गए। उनको हमारे सवाल शायद पसंद नहीं आए, या फिर उन सवालों का जवाब वो अपने अंदाज में हंस के, मुस्कुरा के, ठाके लगा के देना चाहते थे, वो इस डिबेट का हिस्सा नहीं हो सकते थे उस स्थिति में। बहरहाल बाकी मेहमानों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ किसान नेता युद्धवीर सिंह भी जुड़ रहे हैं। युद्धवीर सिंह जी, किसानों के सहारे क्या देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? जो समर्थन मिल रहा है उसको आप कैसे देखते हैं सर? युद्धवीर जी, आप हैं मेरे साथ? चलिए, शायद उनसे कनेक्शन नहीं जुड़ पाया, दोबारा उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे साथ राकेश जी मौजूद है। राकेश जी, असल में ब्रेक से पहले जो कुछ हमने देखा, खासकर कांग्रेस के एक्ट को लेके, उस पर कुछ कहना चाहेंगे, और साथ ही साथ अब इस तस्वीर को आप आगे बढ़ते हुए कैसे देखते हैं? देखिए, आज जो राज्यसभा में जो डिबेट हुई है, जिसपे कृषि मंत्री ने आज साफ साफ बात की है, तमाम कानूनों को लेकर बात की है, और ये कहा है कि जितने भी दिक्कतें हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, दिक्कत कहाँ आ रही है कि समस्या कोई बता नहीं रहा है कि काले कानून है, लेकिन उसमें कानून में काला क्या है ये लोग बता नहीं रहे हैं, जबकि उसमें कई कानून कई राज्यों में लागू हैं, उनके अनुभव के आधार पर ये तीनों कानून आए हैं। तो मुझे लगता है कि जो आज की बहस हुई है, रास्ता निकलने वाला है और बातचीत आगे बढ़ने वाली है। जी, और अब जिस तरीके से हम पूरे मामले को देख रहे हैं, टूल किट का हवाला दिया जा रहा है, विदेशी लोगों की बात की जा रही है, इस पे कंट्रोल कैसे किया जाएगा? क्योंकि इसके लिए मामला ज्यादा न लटके, एक संदेश देने की भी जरूरत है। राकेश जी, हाँ जी, एजेंसियां इस पर लगी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि एजेंसियां बैठी हुई है। एजेंसियां जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ, कोई भी आंदोलन होता है तो जैसी ताकतें होती हैं जो लगातार सफल नहीं हो रही हैं, वो अपने पूरी ताकत लगाती हैं, घुसपैठ करती हैं। आपने बैठाई वो एक्टिव क्यों नहीं थी 26 तारीख के दिन? एक्टिव थी, लेकिन कहीं ना कहीं से तो आप इनएक्टिव क्यों थे? मैं कह रहा हूं कि 20 इनोसेंट लोग बैठे हैं, 3 उसमें से हैं चिन्हित, और तीनों 18 इनोसेंट जो व्यक्ति हैं वो उनके साथ खड़े हो जाते हैं, उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है। अब 26 जनवरी के बाद वो लोग भी किनारा कर रहे हैं, लेकिन उनके पक्ष में अगर दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, कल तक तो वो उपद्रवी कह रहे थे 26 जनवरी को, और जब दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो आप कह रहे हैं उनको छोड़िए। तो आप ये समझ में आ रहा है ना कि आपके साथ कौन है। ये किसान नेताओं को भी समझने की जरूरत है और वार्ता को आगे बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है प्रदीप जी, अगर हम आईपीसी को इस कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करें तो सर वो कौन सी धाराएं हैं जो इस तरह के मसले पे लगती हुई दिखाई देती हैं? जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी कहा कि 499 जो डेफेमेशन होता है, साइबर डेफेमेशन अगर होता है तो उसके अंदर 79 आईटी एक्ट लगता है। अभी मैं जो कांग्रेस की साइड से जो साहब अभी मैंने देखा उनको अपने विचार देते हुए, और वो जब शायद रामदेव जी की बात अभी आई थी वो हंसना शुरू कर दिया उन्होंने। शायद उन्होंने ठीक से सुना नहीं, या उनको मुझे लगता है कोई लीगल नॉलेज है नहीं, क्योंकि
ये एक केस दिल्ली हाई कोर्ट ने ही अभी डिसाइड किया था, जिसका टाइटल स्वामी रामदेव वर्सेस फेसबुक एंड अदर्स है। उसमें बड़े अच्छे से दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया था, और उसमें इंग्लिश के मैं कोट अनकोट कर देता हूं जो वर्ड्स दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर का पार्ट है जी। उसमें यह कहा था कि इफ कंटेंट्स लोकेटेड इन इंडिया ऑन ए कंप्यूटर रिसोर्स then the courts in India should have international jurisdiction to pass worldwide injunction। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी ऐसी चीज जो जिसका रिसोर्स कंप्यूटर से जनरेट होकर और इंडिया में वो होता है, तो इंडियन कोर्ट्स के पास इतनी पावर्स हैं कि वो वर्ल्ड वाइड उसके ऊपर रोक लगा सके। वो ये नहीं है कि यहां पर हो गया और वो यहां ना दिखा के कहीं अमेरिका में, कनाडा में या कहीं पे भी वो दिखा दे। इंडियन कोर्ट्स के पास वो जुरिडिक्शन है। मैं बड़ा अच्छे से मैं जानते हुए कि मैं क्या बोल रहा हूं, दिल्ली कोई हाई कोर्ट का ही ये जजमेंट है। हालांकि इसके अंदर अपील में गई है फेसबुक बाद में, लेकिन अभी तक उसका कोई वो आउटकम नहीं आया है। जी हर्ष जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहें? देखिए, सेक्शन 153A 153A आईपीसी का है, जिसके अंदर शायद ये जीरो एफआईआर भी रजिस्टर करी गई है। ये रिलेट करता है उस एक्ट से, स्पोकन, अनस्पोकन, रिटर्न, नॉन रिटर्न, किसी भी फॉर्मेट में एक मैसेज कम्युनिकेट करना जिससे एनिमोसिटी जनरेट हो। यहां मैं हमारे साथ एक एक्स आईपीएस है, उनसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। शायद मैं एग्री करूंगा कि शायद इस ट्वीट के ऊपर एफआईआर करना जरूरी नहीं था, पर आप मेरे साथ एक लाइन और आगे चलिए। अगर दिल्ली पुलिस एफआईआर जीरो एफआईआर रजिस्टर नहीं करती और कहीं तमिलनाडु में, कहीं कैलकाटा में या किसी और रिमोट कॉर्नर में 156(3) का सहारा लेके अगर एफआईआर रजिस्टर कर दी जाती, तो हमारे पास कितनी एफआईआर होती? एक एफआईआर करके जिसमें हमने किसी का नाम नहीं दिया, सिर्फ हमने सस्पेक्ट रखे कि ये एक ऑफेंस हुआ है, हमने ऑफेंस एक्नॉलेज करा, अभी ऑफेंडर एक्नॉलेज नहीं करें। तो हम इस जीरो एफआईआर को सिर्फ इस कंटेक्स्ट में देखिए कि ऑफेंस की कॉग्निजेंस ले ली गई है, इन्वेस्टिगेशन नाउ पेंडिंग है। जैसे जैसे मीडिया डेटा के अंदर डिटेलिंग आएंगी, हु आर द पर्सन हु आर either source or the person who planted it on the Twitter accounts, so that it was visible to everybody and people can act upon and open the toolkit also to do some more things। जब तक वो फिक्स नहीं होगा तब तक इस एफआईआर का लॉजिक पर्पस यही है कि मल्टीपल इन्वेस्टिगेशन की जगह एक कंसोलिडेटेड फोकस इन्वेस्टिगेशन, जो शायद दिल्ली की एजेंसीज बेटर कर सकती हैं, ज्यादा उनका मैन पावर, रिसोर्सेज ज्यादा है, देयरफॉर इट वाज रजिस्टर्ड। प्लीज अप्रिशिएट द कंटेक्स्ट इन विच इट हैज बीन रजिस्टर्ड। ठीक है, तो राकेश जी, जो तस्वीर हमने असल में अब देखने को मिल रही है, वो ये मान लिया जाए कि 26 जनवरी के कॉन्टेक्स्ट में भी समझे तो 26 जनवरी में जो कुछ हुआ, ये मान लिया जाए वो भावावेश में आके नहीं हुआ था, वो भी एक प्लानिंग का हिस्सा था। नहीं, प्लानिंग का हिस्सा था, उसमें तमाम एजेंसियों ने पहले आगाह भी किया था, लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं कि आप एक समूह के साथ वार्ता कर रहे हैं तो उसमें 2-4 लोग ऐसे अराजक आते हैं और बाद में वो पूरा का पूरा आंदोलन डिरेल हो गया था, वार्ता डिरेल हो गई थी, सब पटरी से उतर चुका था और एक अजीब तरह का माहौल बन गया था। तो उन्होंने फायदा उठाया, ऐसे लोग, एजेंसियां अब आगाह हैं, अब उसके लिए तैयारी कर रही हैं, दिल्ली पुलिस तैयारी कर रही है, सरकार भी अपने स्तर पर तैयारी कर रही है। तो ये जब कोई आंदोलन शुरू होता है तो पटरी से उतरने का खतरा लगातार बना रहता है और आंदोलन का नेतृत्व करने वाले की जिम्मेदारी है कि उस आंदोलन को सही दिशा में ले जाए और सही अपनी जो मांग है उसको पूरी कराने के लिए वो पूरा अच्छा तरीका अपनाए। पर अगर कोई आपसे इत्तेफाक नहीं रखता, अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहा है, तो इसमें घबराहट किस बात की है? हम भी तो कई बार इंटरनेशनल इश्यूज पे अपनी बातचीत रखते हैं, अपने विचार रखते हैं और बताते हैं कि किस तरह की हमारी सोच है। इस बार उन लोगों ने रख दी। नहीं, अगर कोई रखता, ये तो मैं कह रहा हूं ना, कोई संजीदा व्यक्ति रखता, अर्थशास्त्री रखता, कृषि विशेषज्ञ रखता, ये भी आप तय करेंगे? मतलब नहीं, हाँ, संजीदा कौन होते हैं ये आप तय करेंगे? होगा कौन संजीदा कौन होते हैं वो आप तय करेंगे? कौन व्यक्ति जिस फील्ड में मैं कह रहा हूं कि पॉप सिंगर का इस कानून से क्या लेना देना, क्या समझ है? आप ये बताइए। आप पूरी इंडस्ट्री पे सवाल उठा रहे हैं। इंडस्ट्री पे सवाल उठेगा। अगर ये बताइए, तो आपको ये लग रहा है कि गायन क्षेत्र से जो भी लोग कनेक्टेड हैं वो संजीदा नहीं होते? मैं कह रहा हूं कि यही देश के तमाम कलाकार थे ना। सेंसिटिविटी की परिभाषा क्या है आपकी? नहीं, इस देश के तमाम कलाकार थे, किसी ने सवाल नहीं उठाया, लेकिन जैसे विदेशी कलाकार सवाल उठाए तो सारे के सारे लोग सवाल उठाए। तो ये सवाल उठेगा, आपका विषय नहीं। अमेरिका में कोई कानून आएगा,
और यहाँ का कोई कलाकार उस पर सवाल उठाने लगेगा तो वहां के लोगों में भी सवाल आएगा कि आप कौन होते हैं। मतलब हम कला के बातचीत क्षेत्र कर से रहे हैं। लोग आवाज ना उठाएं, आप ये कह रहे हैं कि जो कला से जुड़े हुए वो आवाज ना उठाएं। ऐसा नहीं है, आपने कहा ना ऐसा नहीं है। वैज्ञानिक मैं होता, कह रहा कोई हूं कि साइंटिस्ट एक बार- होता तो वो ठीक होता। मेरी संप्रभुता है, हमारी समस्या है, हमारे लोग हैं, हम बात कर रहे हैं, हम समस्या का निदान करने जा रहे हैं। आप कौन होते हैं बोलने वाले? कोई दूसरा कौन होता है? घनश्याम जी, हमारा विवाद है, हम घनश्याम जी निपट लेंगे। तीसरा कौन होता है बोलने वाला? और तीसरा बोलेगा तो हर सर खड़े होंगे कि नहीं, ठीक है, आप नहीं बोल सकते। ठीक है। राज सिंह देशवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किसान नेता है। राकेश देशवाल साहब, असल में जो स्थिति हम देख रहे हैं उसको लेके किसान क्या सोच रहे हैं? आखिर सपोर्ट के बदले में क्या देश न्यौछावर किया जा रहा है? क्या इस तरह की तस्वीर हम देख रहे हैं? नहीं, देखिए, आज विश्व के अंदर जो है ना, ये टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने से अब जहाँ कहीं पर भी कोई घटना घटती है तो उसके ऊपर जो है लोग अपने विचार प्रकट करते हैं। अभी कुछ समय पहले जॉर्ज फ्लॉयड जो एक ब्लैक को एक पुलिस वाले ने मारा था अमेरिका के अंदर, तो उसके ऊपर इंडिया से कितने ज्यादा कमेंट्स हुए थे, कितना उसका विरोध किया था, कितना उसको जो है ना नकारा गया था कि भाई तो ये इंडिया की गलत तरफ है। से कोई टूल किट भी थी क्या तब? नहीं, ऐसा है कि देखिए इसमें जो है ना अभी इसको देशवाल जी देखिए, समझने की जरूरत है, विचारों को प्रकट करना लेकिन कॉन्स्पिरेसी रचना दोनों अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो आप नहीं जोड़ सकते ना उस घटना को, अश्वेत वाली घटना जो आप बता रहे हैं उसको आप इस घटना के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। विचारों को प्रकट देखिए, करने के लिए मैं कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन ये बता रहा है कि कब मेरी हिंसा बात तो करनी सुनिए। है। बताइए सर। आप मेरी एक छोटी सी बात सुनिए, मैं कहिए तो सर। छोटा सा एग्जांपल दे दूं। प्लीज। अगर बारात के आगे आगे नाचने की परमिशन दे दे तो कोई जो है ना सड़क पे लेट के नाचेगा, तो कोई जो है ना कैसे ही नाचेगा। फिर ये जो एक जो सिस्टम चल पड़ा है, ऐसे में जब एक देश के अंदर इलेक्शन होता है, हमारे यहाँ से जो है ना प्रधानमंत्री जी जो है ना वो उसकी कन्वेंसिंग के लिए जाते हैं, उसको जिताने की बात करते हैं। जब हमारे यहाँ होता है तो वे लोग करते हैं। ये तो राजनीतिक इतना ये जो घटनाएं हैं उस पर फिर ये रोकना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, इसमें किसानों का क्या दोष? एक मिनट घनश्याम जी, कहिए इसमें सर। किसानों का क्या दोष है? किसानों ने तो उनको कहा नहीं कि तुम हमारा समर्थन करो। अगर कोई समर्थन कर पर रहा है विरोध तो भी ये नहीं हमें किया ना, आतंकवादी कह रहा इस है। तरह के समर्थन दोनों का बातें विरोध हो भी रही नहीं है किया। ना। पहले आप ही मेरी लोगों ने सुनते- आगे बढ़ के कहा था कि हमें किसी पॉलिटिकल दल का समर्थन नहीं चाहिए। आपने साफ कहा था, आपकी प्रशंसा हुई थी, स्वागत किया था सबने आपका कि ये किसी तरह का पॉलिटिकल ड्रामा नहीं होगा। लेकिन अगर इस तरह के लोग जो देश के अस्मिता पे प्रहार कर रहे हैं किसान आंदोलन के बहाने, उनको रोकने का काम किसका होगा सर? ये बताइए ना ये आपको। रोकने का काम जो है ना ट्विटर हैंडल पे जो कुछ है, जो कोई ऐसा सरकार को लगता है वो एक्शन ले रही है, उनको हटा रही है, करेगी। आपको ऐसे ब्लॉक लोगों का करवाएगी समर्थन उनको। चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे ये बता दीजिए। नहीं, हमें ऐसे लोगों का समर्थन नहीं चाहिए। ये हमारा आंतरिक मामला, हम अपना आप सुलझ लेंगे। तो इस तरह के लोगों का अपनी विरोध सरकार करते हैं के आप? साथ हमें अपनी सरकार पे भरोसा है। जी बिल्कुल ठीक, हम बहुत अपना ठीक है। अपने मामले को खुद सुलटेंगे। बहुत अच्छी बात आपने आप कही। आप मेरे साथ बने रहिएगा, सभी खास मेहमान भी बने हुए। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले यही कहना है कि आज लोकतंत्र में हम बात कर रहे हैं उस साजिश की जो क्या देश के खिलाफ रची जा रही थी। किसानों के सहारे क्या कोई बंदूक और चलाने की तैयारी कर रहा था? तो तब समझेंगे, पूरी तस्वीर को विस्तृत रूप से समझेंगे। ब्रेक के उस पार भी रहेगा हमारे साथ। लोकतंत्र में आज चर्चा का विषय है वो टूल किट जिसके जरिए देश की अस्मिता को नुकसान पहुंचाने की कॉन्स्पिरेसी रची गई, देश के अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र में छवि खराब करने की कोशिश की गई, और क्या इस तरह के लोगों का समर्थन किसान आंदोलन के लिए जरूरी है, यह भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक से पहले किसान नेता ने खुद कहा कि हमें इस तरह के समर्थन की कोई जरूरत नहीं है, यह हमारा आंतरिक मामला है, हमारे देश का मामला है, इसे हम खुद सुलझा लेंगे। सभी खास सवाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ये यशोवर्धन आजाद जी हमारे साथ है, पूर्व आईपीएस ऑफिसर है। यशोवर्धन जी, असल में इस तरह की स्थिति में दोनों देश की स्थिति क्या हो सकती है, और इंटरपोल की स्थिति को भी जरा समझाइए मेरे व्यूवर्स को कि आखिर वहां के लोगों पे अगर एक्शन लिया जाएगा तो वो कौन सा प्रोसेस होगा सर जिसके जरिए एक्शन लेने की कोशिश की जाएगी? देखिए, सबसे पहले मैं बात, मैंने जो अभिज्ञता जी कह रहे हैं मैं उनकी बात नहीं समझा। पहले तो ये समझना है कोई चीज है जिससे कि हिंसा फैलाई जा रही है, क्या 153 है उससे कॉन्स्टिट्यूट है, वो मेटा डेटा की बात कर रहे हैं। और मेटा डेटा एक चीज है जो कि कलेक्शन किया उसका तरफ से, और उसके वैल्यूज कुछ और होते हैं। यहाँ पे देखना ये है टूल
क्या ऐसी बात है जिसके चलते एफआईआर ये किया जा सकता है कि नहीं? एक और एफआईआर जो किया गया है वो है 26 जनवरी के रैली में जितने है उसके खिलाफ किया गया, बिल्कुल सही किया गया। तीसरी बात यह है कि ग्रेटा थनबर्ग और थाना के खिलाफ एफआईआर जिस है, और अगर हो सकता है तो उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन संभव नहीं है, कोई रिपोर्ट में भाग नहीं ले। इंटरपोल उसमें इंटरवीन करता है कि जब आप यहां से किसी हथौड़ा घोषित करते हैं और वो किसी और देश या कहीं और शिफ्ट होता है तो इंटरपोल ए और की नोटिस देती है सारे देश में जी। लेकिन पहले आपको एफआईआर को सब्सटेंटिएट करना पड़ेगा। कनाडा और यूके और ऐसी जगह में कोई कोर्ट आपके ऐसे अक्यूज को प्रत्यार्पण नहीं करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं पुलिस को 26 जनवरी में जो अपराध हुए आवश्यक इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। अन्य कोई भी फालतू के एफआईआर नहीं करने चाहिए और वैचारिक मतभेद नेशनल कॉन्स्पिरेसी की बात नहीं है। सिख जस्टिस के खिलाफ एनआईए पहले से विवेचना कर रहा है। ठीक है सर, आप रहिए मेरे साथ। राकेश जी भी हमारे साथ मौजूद है। तो राकेश जी, जब आंदोलन देसी है तो फिर ये प्रदर्शन और ये जो समर्थन ना देने की बात, देने की बात विदेशी क्यों हो रही है? आपको क्या लगता है इसके पीछे की कहानी क्या हो सकती है? आपकी तो एजेंसीज बैठी हुई है ना, कुछ इनपुट्स मिले होंगे आपको, बताइए हमारे व्यूवर्स को। देखिए, एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, अपने इनपुट अपनी कार्रवाई जो करना है वो कर रही हैं, लेकिन ये जो आंदोलन है शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत सबसे पहले कनाडा से होती है और कनाडा का समर्थन आपने ले लिया, किसान आंदोलन, किसान संगठनों ने ले लिया। ये बिना सोचे हुए कि यह वही कनाडा है जो एमएसपी खत्म करने के लिए डब्ल्यूटीओ के हर दौर में मना कर रहे हैं। हमको कोई समर्थन नहीं चाहिए। खूब लिया है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। एक किसान नेता का आप प्रतिक्रिया दिखा दीजिए। आप मुझे 2 प्रमाण बताइए जिसके जरिए आप ये साबित कर पाए कि वहां से समर्थन लिया है किसानों ने। मैं कहता हूं कि कहने भर से काम नहीं है। कनाडा ने इस किसान आंदोलन के बाकायदा राष्ट्रपति ने इस किसान आंदोलन का समर्थन किया और आपका समर्थन कोई अराजक व्यक्ति कर रहा है, आपका विरोधी कर रहा है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि उसको डिनाई करिए। आज कर रहे हैं ना, उनकी जरूरत नहीं है। कनाडा वही देश है ना जिस देश ने डब्ल्यूटीओ की बैठक में एमएसपी खत्म करने के लिए बात की। तो इन किसान नेताओं को सोचना चाहिए कि वह व्यक्ति का इंटरेस्ट क्या है आपके साथ खड़ा होने का। कल तक तो आप एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं, वह देश कह रहा है डब्ल्यूटीओ में एमएसपी भारत में बंद होनी चाहिए। आप क्यों समर्थन ले रहे हैं? क्यों खंडन नहीं किया? क्यों विरोध नहीं किया? तो डिरेल और पटरी से उतरा है जो अंतरराष्ट्रीय विषय बन गया है, तो मन बढ़ा और कई लोगों ने प्रयास किया। तो इस तरह के लोगों ने अपना ट्वीट करने शुरू किए सोशल मीडिया पे। तो देशवाल जी, क्या समय रहते मना कर देते तो इस तरह की स्थिति नहीं होती? बीजेपी तो आरोप लगा रही है सीधे सीधे कि आप लोगों ने सपोर्ट लिया वहां से। देखिए, बीजेपी का जो सोच है उस सोच का परिणाम ही तो ये आंदोलन है। बीजेपी की सोच बहुत ही हमारे खिलाफ है। इन्होंने एक वो कोई नाच गाने उड़ने वाले हैं, कोई जैसे वो रियाना कौन बता रहे हैं। हमारे किसान, आप ही पूरे आपके माध्यम से पूरे ये नहीं आपके सारे श्रोताओं को या दर्शकों को से पूछना चाहता हूं, हमारे किसान लोग कभी रियाना का कुछ देखते होंगे, कोई सुनते होंगे? हमारा क्या लेना देना है उससे? हम तो उसको कुछ जानते भी नहीं। हम तो कंगना रनावत को जानते हैं जो और सुबह शाम हमको जो है ना आतंकवादी कहती है, हमें खालिस्तानी कहती है, हमें कुछ कुछ गंदा बोलती है। हमारी सरकार क्या उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है? कुछ नहीं कर रही। भाजपा का बात तो आप छोड़ ही दो, इसने तो हमारे खिलाफ इसने सोच लिया कि इन किसानों के साथ। अच्छा, पर लेकिन आप ये सोचते हैं क्या कि किसानों के आंदोलन को अलग अलग तरीके से लोग भुनाने की कोशिश कर रहे हैं? आपका वास्ता हो या ना हो, लेकिन आपको मोहरा बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा है घनश्याम जी, हम तो जो हमारी आलोचना कर रहा है ना उससे भी नहीं घबरा रहे, और जो हमारा समर्थन कर रहा है ना उससे हमें कोई जो है ना समर्थन नहीं मिल रहा। अगर रियाना समर्थन कर रही है तो आप बता दो हमारे को उसका क्या फायदा होगा? हम तो मोदी जी हमारा समर्थन कर दें, कृषि मंत्री हमारा समर्थन कर दे, तब तो हमें कोई फायदा है। हमें विपक्षी भी साथ है ना, अब तो सारा अपोजिशन साथ हो गया अब तो आपके। नहीं, ओपोजिशन तो हमारे देश का है, हम अपने मंच पे तो आने नहीं देते। बाहर पब्लिक के अंदर आके अजय उसमें बैठ जाए तो हम उनको रोक खूब तस्वीरें खिंचा रहे हैं साहब आप लोग, खूब आपस में मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, तस्वीरें खींच रही हैं, और क्या चाहिए?
तो एक बात बताऊं, एक आदमी अगर हमारे देश के, हम लोग भी इनसे गले मिलते हैं, इसमें भी ऐतराज है क्या किसी को? नहीं, समर्थन और कैसे लेंगे? समर्थन में जानना चाह रहा हूँ, और समर्थन नहीं, हमारे कैसे लेंगे समर्थन आप? का मतलब यह है, हमारे मंच पे आके तो नहीं बोल रही है, माइक तो नहीं दे रहे हम इन्हें। आप देख लो, आप क्या सारे रिपोर्टर जाते हैं, किसी भी चैनल पर दिखा दो, अगर हमने कभी किसी जो है ना किसी पॉलिटिकल आदमी को आके अपनी स्पीच करने के लिए जो है ना, अपने वोट मांगने के लिए या कोई और बात करने दी हो तो साफ मना कर देते हैं। लेकिन जब से विपक्षियों का आना जाना साथ हो गया, तब से अंदाजा भैया तो बदला है। अब तो ये टिकैत साहब ये कह रहे थे कि अभी तो हम आंदोलन की बात कर रहे हैं, गद्दी मांग लेंगे तो फिर क्या करोगे? इस तरह की तलखी तो पहले नहीं भवन थी। में ये हमारे, आज संसद भवन में ये हमारे समर्थन में बोल के हम इनको क्या फांसी देते, हम क्या कर सकते हैं इनका? मैं ये कह रहा हूं, बोले संसद में हमारे समर्थन में गद्दी मांगने की बातें तो नहीं होती थी पूरे आंदोलन में, अब तो गद्दी वापस मांगने के लिए भी कहा जा रहा है। देखिए, जनता है, जनता ने ये गद्दी दी है सरकार को। अगर जनता नाराज हो जाएगी तो एक दिन सरकार को ये भी कह देगी कि भाई हमारा आप में से विश्वास। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि किसानों की नाराजगी पूरे देश की नाराजगी है? ऐसा क्यों लग रहा है? बिल्कुल है। कैसे? ये पूरे देश की नाराजगी है। देख लीजिएगा, धीरे धीरे देखते चले जाइएगा स्कोर। बीजेपी तो कह रही है कुछ किसान है, एक ही स्टेट के किसान है, देश भर के तो किसान भी नहीं है, बीजेपी कह रही है। ऐसा ही है जो है ना, ये जो एक दल है पूरे देश में, सिर्फ एक भाजपा है जो हमें मुट्ठी भर किसान कह रहा है, सिर्फ एक भाजपा, बाकी कोई नहीं कह रहा इस बात को। अच्छा, देशवाल जी ठंडे दिमाग से जरा सोचिए, देशवाल जी ठंडे दिमाग से सोचिए, कहीं 26 जनवरी की स्थिति फिर ना आ जाए, हाथ में आया हुआ आंदोलन फिर हाथ से निकल ना जाए। सर, इसके लिए भी तैयारी कर लीजिए ना, प्लान बी। देखिए, 26 जनवरी की घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी और हमने उसका पूरा खेद भी जताया, हमें बड़ा दुख भी हुआ है, और अगर हमसे ज्यादा दुख किसको होगा। लेकिन वो जो दीप सिद्धू और वो सिगाना, ये जो नाम आ रहे थे, उनके किनके साथ में संबंध है, इस विषय में भी काफी शंकाएं जो ना अब इस समय लोगों के बीच में है कि कहीं ये किसी एक विशेष दल ने इस आंदोलन को फेल करने के लिए तो नहीं उपयोग किया गया था। ठीक है, आप मेरे शो में जुड़े तो एक अपडेट मैं आपसे चाहता हूं सर, शनिवार की चक्का जाम को लेके क्या अपडेट है? कहां आप लोग चक्का जाम करने जा रहे हैं? देखिए, अभी टिकैत साहब की जो न्यूज आपने देख रहे होंगे कि वो ये कह रहे हैं कि भाई एक कुछ एरियाज हैं जो वहां पे वे नहीं कर रहे, जहां उनको ऐसा लगता है। हम ये पूरी शांति तरीके से जो यूपी उत्तराखंड में चक्का जाम होगा कि नहीं होगा? कहां पर जी? यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम होगा कि नहीं होगा? देखिए, अभी तक तो हमारी यूनियन जो ये यूनियन बीकेयू टिकैत जो है ना, उसने कहा है कि उत्तराखंड और इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, पर हो भी सकता है। देखिए, ऐसा हमारी कोशिश तो पूरी यही है। और ना करके हाँ तो नहीं कर देंगे, फिर स्थिति खराब हो जाएगी ना। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। अब टिकैत साहब से ऊपर तो मैं एक प्रवक्ता बोल नहीं सकता ना। ठीक है, जो बातें बोल रहे हैं उस पर विश्वास कीजिए आप। ठीक है, उम्मीद है सर, विश्वास भी कर रहे हैं कि किसी तरह की स्थिति खराब नहीं होगी चक्का जाम के दौरान। धैर्य के साथ सभी किसान प्रदर्शन भी करेंगे जैसा करते रहे। हम पहले से ज्यादा सावधान हैं। चलिए सर, उम्मीद है कि कुछ ऐसा ही होगा जैसा आप कह रहे हैं। प्रदीप जी, चलते चलते सर, इस पूरे केस की पेचीदगियों के मद्देनजर ये केस कहां जाता हुआ दिखाई दे रहा है और असल लोगों तक पहुंचने में कितना समय लग जाएगा? घनश्याम जी, मेरा कहना यह है कि एक इंग्लिश का फ्रेज है, ग्रेटर पावर कम्स विद ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि पावर आदमी के पास जितनी आती हैं उतनी ही उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। हमारे ये ट्विटर हैंडल के बदौलत इतना बड़ा इश्यू उठ गया। मेरा मानना यह है कि हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे गणमान्य व्यक्ति हैं जिनको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सम्मान मिला हुआ है। वो हैं, उन्होंने, हमारा कहना सिर्फ यही है कि किसान जो अपना कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, उनको जो लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है, और एक काम को जो वो करना चाह रहे हैं अच्छे से करें। लेकिन जैसे अपने सचिन तेंदुलकर जी हो गए, इंटरनेशनल फेम के आदमी, रवि शास्त्री जी हो गए, अनिल कुंबले जी हो गए, इन्होंने कहा कि जो इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा एंड इंडिया इज टुगेदर, तो उस कॉन्सेप्ट को भी मेरे को लगता है कि साथ लेके चलना चाहिए। हमें बाहरी लोगों की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हमारा आंतरिक मामला है, बाहर के लोग बोल रहे हैं, हम उनको नहीं रोक सकते, लेकिन जो अंदर के कुछ गणमान्य लोग हैं जो ठीक बात बोल रहे हैं, उनकी साइड भी ध्यान देना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि दो बिल्लियों की लड़ाई के बीच में कोई तीसरा ही रोटी लेके चला जाए। ठीक है, ठीक है। तो हर्ष जी, अगर हम कानून की निगाह से समझे तो ये कितना पेचीदा, लंबा है और कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस है असल में सर? ईमानदारी से अगर हम इसका इन्वेस्टिगेशन करें तो उतना टाइम नहीं लगना चाहिए। आपने ढूंढना उस टूल किट को किसने वेब पोर्टल पे डाला, आपका होमवर्क इतना ही है।
अब उस होमवर्क करने में आपके जो कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हैं वो कितना टाइम लेते हैं? सर जिम्मेदारी कैसे तय होगी, जिसने टूल किट डाला या जिसने टूल किट बनाया? जब तक आपको जब टूल किट डालने वाले का नहीं पता लगेगा, बनाने वाले का आपको पता नहीं लग सकता। 99% जिसने डाला होगा उसी ने बनाया होगा, क्योंकि वो पोर्टल अपने आप बता देगा। जब आप मीटर डेटा में या हैश वैल्यूज वगैरह चेक करने के लिए जाएंगे तो पता लग जाएगा। तो आप कह रहे हैं ईमानदारी से कोशिश करने की जरूरत है, उतना टाइम टेकिंग प्रोसेस इसमें नजर नहीं आता। आईपी एड्रेस जल्दी से आईपी एड्रेस आराम से क्लियर कर देगा कि किस जगह से फर्स्ट टाइम ये टूल किट वेबसाइट पर आया। ठीक है, तो ये सारी सुविधा अभी मौजूद है कि जिसके जरिए आसानी तक इस पूरे केस की तह तक पहुंचा जा सकता है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो लोकतंत्र में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात एक नए विषय के साथ। फिलहाल नमस्कार।